हाय दोस्तों, मैं हरिओम आंजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम किस्त का पार्ट 3 देखेंगे। सीआई का बेसिक मैंने कल आपको बता दिया था, समझा दिया था। आज हम सीआई किस्त का पहला सवाल देखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन करके कल हम समय और काम के चैप्टर पर जाएंगे। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,600 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। हमें पता रहना चाहिए कि सीआई वाले क्वेश्चन में सीआई दे रखे रहेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। यदि नहीं बोला रहता तो वो एसआई का क्वेश्चन रहता, बट इसमें बोला गया है तो ये सीआई का क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने आपको बोला था कि यदि किस्त बोला गया है, कितने साल के लिए बोला गया है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त देनी पड़ेगी, है ना। तो 2 वर्षों में बोला गया है, इसलिए हम 2 वर्ष लिख देंगे। अब आपको पता रहना चाहिए कि 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ मैं। तो 1/8 होती है, यानी कि 8 की 9 हो जाती है। और हमें किस्त वाले सवाल करना है तो इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना। क्यों करना है? क्योंकि 2 वर्ष का ज्ञात करना है। तो ये 64 हो गया और ये हो गया 81। अब उसने बोला गया हर वर्ष के अंत में बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, यानी कि इसको ये जो राशि है इसको भी सेम बराबर बनाना है, इसलिए इसमें 9 का गुणा कर देंगे। तो इसमें भी 9 का गुणा करेंगे, यानी कि 72 ये हो गया और 64 ये हो गया। कुल मिला के 4 और 2 6, यानी कि 136। और प्रश्न में बोला गया है कि 136 बराबर दे रखा है 13,600 के, यानी कि 1 बराबर 100 दे रखा है। तो उसे हर वर्ष के अंत में, यानी कि हर वर्ष के अंत में 81 से गुणा 00 कर देंगे कि यानी कि 8100 रुपये उसे हर साल किस्त के रूप में देना होगा, यानी कि ये हमारी किस्त बन जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी के टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी 8% सीआई पर 13,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। 2 वर्षों का बोला गया है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता रहना चाहिए कि 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होती है। कैसे होती है इसको भी मैं बता देता हूँ। 8% है, यानी कि बटे में 100 हो जाएगा, यानी कि ये 2 तो ये 25, 2/25 है, यानी कि 25 में 2 की वृद्धि होगी, यानी कि 27। 25 से 27 हो रही है। 2 साल का बोला है, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, इसका भी स्क्वायर, 729। अब बोला गया है ये दोनों राशि बराबर है, यानी कि इसमें 27 का गुना करेंगे तो ये और ये सेम हो जाएगा। तो ये राशि इसमें भी 27 का गुना होगा, यानी कि जब हम इसमें 2700 का गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 675। तो 27 का गुना 25 में करेंगे तो ये हो जाएगा 675 और ये हो जाएगा 625, यानी कुल मिला के 1300 हो जाएगा। और 1300 बराबर 13,000 दे रखा है, यानी कि कुल मिला के 1 बराबर 10 दे रखा है। तो हमें हर वर्ष की राशि ज्ञात करना है, तो इसमें भी 0 लगा देंगे। कुल मिला के यहाँ भी लगा सकते हैं, 27 × 27 ये ही होता है, यानी कि हर किस्त हमारी 7290 रुपये की हमारी हर किस्त होगी। ठीक है, यदि 3 साल का दे रखा होता तो क्या करना रहता, ये मैं आपको बेसिक वाले कल के चैप्टर में बता चुका हूँ। 3 वर्ष का शायद मैंने आज क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो
आपको मैंने समझा दिया है कल वाले क्वेश्चन में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख ले। यानी कि मैं ये वाले क्वेश्चन है, इसमें 3 वर्ष का भी समझा दूंगा एक बार फिर प्रश्न का तीसरा सवाल है कि एक धनराशि उधार ली गई है, हमें नहीं पता है कि वो धनराशि क्या है। 10% CI की दर से 968 की 2 बराबर किस्तों में वापस भुगतान किया गया है। अब क्या दे रखा है, 968 रुपये क्या दे रखा है, ये 968 की 2 बराबर किस्त, यानी कि हर साल 968 की किस्त, यानी कि ये जो निकाल रखा है ने, ये इस बार दे रखा है 968 की 2 बराबर किस्त, यानी कि 968 की दोनों साल हमने किस्त दे रखी है। इसमें 2 बराबर किस्त बोला गया है तो प्रश्न में ही 2 वर्ष दे रखा है, मतलब कहने का मतलब 2 बराबर किस्त है, तो इसलिए हम समझ जाएंगे कि 2 किस्त है यानी कि 2 वर्ष है। हमें पता है 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 यानी कि 1/10 होती है, और हमें ध्यान रहना चाहिए कि 10 से हम 11 पे जाते हैं। फिर अभी मैंने बताया था कि यदि हमें किस्त ज्ञात करना है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 100 और यहाँ 121 हो जाए। यदि क्यूब करना रहता तो क्या करते, मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, ये 10 से 11 लिखते, क्यूब मतलब 3 साल की किस्त ज्ञात करनी रहती तो क्या करते, 100 से 121 पे जाते, और फिर यहाँ इसका क्यूब करते, 10 का फिर क्यूब करते, एक बार स्क्वायर 3 साल के लिए बोला था, ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल की किस्त। अब तीसरे साल पे जाएंगे तो पहला 10 का घात 1 पे जाएंगे, फिर 10 की घात 2 पे जाएंगे, फिर 10 की घात 3 पे जाएंगे, यानी कि 1000 हो जाएगा। अब 11 की घात 2 पे गए, फिर 11 की घात 3 यानी कि 1331 पे पहुंचेंगे। अब फिर प्रश्न में हमें बोला गया है कि 3 बराबर किस्तों में दिया गया है, तो हम इन तीनों किस्तों को समान बनाएंगे, यानी कि यहाँ 121 से गुना करेंगे और यहाँ हम 11 से गुना करेंगे। यहाँ हमने 121 से गुना किया है इसमें, तो हम यहाँ भी 121 से गुना कर देंगे, यानी कि 0 लगा देंगे, और यहाँ हमने 11 से गुना किया है तो यहाँ भी हम 11 से गुना कर देंगे। यहाँ 1000 है तो 1000 है। फिर क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे हम, जो भी आएगा, यानी कि ये जो आ रहा है ये हमारा क्या है, मूलधन का रेशियो है, और ये क्या है, हमारी किस्त का रेशियो 1331। हर साल हम 1331 की किस्त देंगे। यदि हमें किस्त यहाँ पे 968 ना देके 3 साल बराबर किस्तों में दे रखा रहता, और 1331 यानी कि 13,310 रुपये दे रखे रहते, तो क्या करते हैं, इसकी जगह पे 13,310 यानी कि 13,310 लिख देते, यानी कि 1 बराबर 10 आ जाता, तो हम इसके पीछे एक और 0 लगा देते, तो ये हमारा आंसर है। बट यहाँ हमें 2 साल का दे रखा है तो 2 साल का लिखेंगे। फिर क्या बोला गया प्रश्न में, बराबर किस्त है, यानी कि इसको भी हम बराबर करेंगे तो 11 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा, ये 100, यानी कि 210 हमारा क्या है, मूलधन। बट प्रश्न में किस्त बराबर क्या दे रखा है, 968 रुपये दे रखा है, 968, कुल मिला के ये इसका 8 गुना है, यानी कि इसका भी हम 8 गुना कर देंगे, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 1680 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा, यानी कि ऋण हो जाएगा जो हमने राशि उधार ली थी, और किस्त तो प्रश्न में दे ही रखा है। अब हम तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, ये सवाल किस्त का नहीं है, फिर भी हम इसको किस्त के अंतर्गत ही पढ़ेंगे क्योंकि किस्त के टाइप का ही है और किस्त के टाइप का नहीं भी है, यानी कि या तो हम इसको किस्त के अंतर्गत ले भी सकते हैं और किस्त के अंतर्गत नहीं भी ले सकते, यानी कि इसको हम 2 तरीके से हल करेंगे। यदि किस्त के अंदर लेंगे तो कैसे करना है, और किस्त के बाहर लेना है तो हम इसको कैसे करें, 2 टाइप से हल कर सकते हैं इस टाइप। बस ये किस्त का क्वेश्चन है इसलिए हम किस्त के अंतर्गत भी हल करके बता देते हैं आपको, कि एक व्यक्ति इस शर्त पर उधार लेता है, यानी कि उधार तो लेता है, हमें पता है किस्त में प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये वापस करेगा। यदि CI की वार्षिक दर 5% है तो राशि ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि हम 5% को क्या लिखेंगे, यानी कि 1/20 लिखेंगे।
ठीक है। अब 2 साल के लिए बोला गया है, पहले साल और दूसरे साल, यानी कि पहले साल हम 20 से 21 पे जाएंगे और दूसरे साल किस्त वाले सवाल में हम क्या करेंगे, पहले साल और दूसरे साल हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 400 और 441। अब प्रश्न में बोला गया है कि पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में 3150, यानी कि 21 बराबर 3150 दे रखा है, और दूसरे साल के अंत में 4410, यानी इसके बराबर में 4410 रुपये दे रखा है, यानी कि एक बराबर इतना है 4410 है, यानी कि 441 बराबर 4410 है, तो एक बराबर 10 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4000। इसके इधर भी एक जीरो लगा दें, और ये इसका कितना गुना, 21 एकम 21 और 21 पंजे 105, यानी कि ये इसका 150 गुना है, ये इसका 150 गुना है, तो इधर इसमें 150 का गुना करेंगे, यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि 3000। अब हमें पता है कि हमें मूलधन की राशि ज्ञात करना है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में इन सबको जोड़ देंगे, यानी कि 3000 और 4000 7000, 7000 हमारी वो राशि आ जाएगी। तो इसको किस्त के अंतर्गत तो ऐसे हल करेंगे, बट यदि किस्त के अंतर्गत हमें हल नहीं करना है तो इसको कैसे करें, क्योंकि ये क्वेश्चन किस्त के अंतर्गत आता भी है और किस्त के अंतर्गत नहीं भी आता है, बट मेन बात यह है कि ये किस्त का ही सवाल है। ठीक है, इसको एक और तरीके से कैसे हल करेंगे कि एक व्यक्ति इस शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम वर्ष के अंत में दर तो हमारी वही रहेगी 5%, 5% को हम 1/20 लिखेंगे, यानी कि 20 से हम 21 पे जाएंगे। अब पहले साल जब हमने ये दे दिया तो उसके बाद उसने 3150 रुपये वापस कर दिया, यानी कि 3150 रुपये वापस कर दिया, तो अब ब्याज कितने पे लगेगा, 20 से फिर बचा 21, यानी कि अब वो 21 बराबर कितनी राशि वापस कर रहा है, 400, इतनी राशि वापस कर रहा है, 4410। ठीक है, यानी कि एक बराबर कितना निकल के आएगा, तो एक बराबर कितना निकल के आएगा, यानी कि 21 210। अब एक बराबर 210 है तो 20 बराबर कितना होगा, 21 दूना 42, यानी कि 4200 रुपये होगा कि नहीं होगा। यदि 20 4200 हो गया, अब यहाँ पर जाने के लिए यहाँ से हम फिर से यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर जाने के लिए इसको हम जोड़ेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो हम घटाएंगे, बट हमें यहाँ से ऊपर पहुँचना है तो हम इसमें जोड़ देंगे, यानी कि इसके बराबर में 50। ठीक है, 2 और 1 3 और 4 और 3 7, 7350 हुए, यानी कि 21 तिया 63, एक बराबर क्या होगा, 21 तिया 63 बचा 10, यानी कि 350 हुआ, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये का ये ही 7000 हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि वहां राशि 7000। ऐसे हल कर दिया, दोनों तरीके से हल कर दिया ना। अब इसके अगले वाला क्वेश्चन, इसको भी हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सेम ही है। बोला गया है एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% CI की दर पर बैंक से कुछ ऋण लिया और ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपये की राशि चुका दी। ऋण की राशि कितनी थी। यदि यह सवाल किसका रहता, किस्त का रहता, तो कैसे हल करेंगे। हमें पता है 8% को हम क्या लिखेंगे, अभी हमने देखा था 2/25, यानी कि 25 से वहां वैल्यू 27 पे जा रही, दूसरे साल 625 से 600 729 हो रही है। अब प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया, अब हमारे प्रश्न में बोला गया है
कि 729 बराबर 62 64 0 है और 27 बराबर क्या दे रखा है, 50,000 है। यानी कि कुल मिला के क्या दे रखा है, कुल मिला के क्या दे रखा है ये समझ। एक बराबर इतना है, मतलब 729 बराबर इतना है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 62 64 0/729 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यदि एक बराबर इतना है तो 625 के इसके बराबर करेंगे तो क्या 625 इसके बराबर पे नहीं हो जाएगा, हो गया ना। अब उसी प्रकार 27 बराबर 50,000 है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि एक बराबर हो जाएगा 50,000 बटे 27 हो जाएगा। इंटू में हमें 25 करना, एक बराबर इतना होगा तो 25 करना है, तो 25 इंटू 25 कर दें। यानी कि कुल मिला के इसको काट के हम जो वैल्यू आती है उसको ही तो इसमें गुणा करते हैं। यानी कि कुल मिला के एक बराबर लिख दिया, इंटू में 25 करते हैं तो इसलिए इंटू 25 कर दी। ये समझ में आ रहा है। 27 को इसके नीचे लिखेंगे और काटेंगे, जो वैल्यू आती है उसका ही गुणा हम 25 से करते हैं, यानी कि ये लिख दिया। अब क्या करना है, इतना समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे आएगा उन सबको जोड़ेंगे, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू इसकी निकल के इससे गुना करा, यानी कि ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू है जो यहाँ की है और ये वैल्यू है जो यहाँ की है। यानी कि अब हम धन ज्ञात करने के लिए इन सबको जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में प्लस लिख देंगे। अब हमको यहाँ से क्या दिमाग लगाना, यहाँ से दिमाग हमको ये लगाना है कि हम 25/27 कॉमन ले लें। यदि हम 25/27 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यानी कि 25/27 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 50,000 तो सेम का सेम ही बचेगा, यहाँ से तो 50,000 ही बचा क्योंकि ये दोनों तो कॉमन आ गए। फिर प्लस में यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 27 तो यहाँ से एक कॉमन आ गया, 25 भी आ गया, यानी कि 25/27 एक तो बचेगा और क्या बचेगा, 62 64 0 इतना बचेगा। यदि हम इसको काटते हैं तो ये 9 3 27 और 9 से 54 और 6 और 2 8 बचा, यानी कि 9 बार गया 81, 5 बचा, ये इतनी बार चले गए। अब 3 से जा रहा है, यानी कि 2 बार, 3 बार, फिर 2 बार, फिर 0, यानी कि इसका गुणा जब हम 25 से करेंगे तो 25 दून 50, 25 75 58 58,000 ये हो जाएंगे। यानी कि कुल मिला के ये 58,000 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 8 108, फिर 000 आ जाएगी। अब ये 25/27 ऐसे का ऐसा ही, इसको यदि हम काटेंगे तो 7 3 21 7 चौक 28, यानी कि 25 चौक 100 100 और 3 0 1 2 3, ये हमारा आंसर है। या तो फिर इसको हम ऐसे हल करें या फिर कैसे करना है, अभी मैंने बताया। 25 से हम कितने पे जा रहे हैं, 25 से हम जा रहे हैं 27 पर। फिर पहले साल के अंत में 50,000 रुपये दे देगा तो 50,000 रुपये हम घटा देंगे। फिर 25 से 27 पे जा रहा है और 27 बराबर दे रखा है, अब 27 बराबर दे रखा है 62 64 0। और अभी जब मैंने काटा था 27 से इसको काटा था तो ये आया था 23 20, यानी कि ये बराबर 23 20 है। तो इसका गुना जब हम 25 से करेंगे तो इसका गुना हम 25 से करेंगे, तो 25 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे मालूम है, 2320 इंटू 25
25 से गुणा करेंगे तो इसको 100 ही बना देते हैं। यदि इसको 100 लिख देंगे तो बटे 4 कर देंगे, यानी कि 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ 25 ही आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस 4 को इससे काट दो, तो जब इस 4 को इससे काटते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, 5 और 8 बार जा रहा है, यानी कि 580 बार जा रहा है, यानी कि 58,000 आ रहा है, यानी कि 25 बराबर हमारा कितना आ रहा है, 58,000 आ रहा है। अब 25 बराबर 58 आ रहा है तो ऊपर जाने के लिए इस 50,000 को भी हम जोड़ देंगे, यानी कि 27 बराबर हमारा 108 और 000 आ रहा है, यानी कि 27 चुक हो रहा है, ये 4,000 हो रहा है, और 25 चुक 100 और फिर 3 0 का 3 0, कुल मिला के इससे भी आंसर वही आ रहा है और इससे भी आंसर वही आ रहा है। यानी कि प्रश्न को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं और इसके अलावा बिना किस्त से भी हल कर सकते, बट ये किस्त वाला सवाल है, तो जब हम इसे किस्त से लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमने किस्त नहीं पढ़ी थी तब तक हम उसको बिना किस्त से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। कल हम देखेंगे समय और काम, समय और काम के क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हम समय और काम देखेंगे कल से, और समय और काम के क्वेश्चन अब हम करेंगे। हमें इस पर MDH वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, बाकी तरह तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो बस आज के लिए हम ख़त्म करेंगे और कल से हम समय और काम का बेसिक देखेंगे। ठीक है दोस्तों।